नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही तगड़े तरीके से 2026 के लिए जो बच्चे बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही तगड़े तरीके से अपना एग्जाम का प्रिपरेशन में लगे होंगे। इसी एग्जाम के प्रिपरेशन की तैयारी के लिए रोशनी पब्लिकेशन आप लोगों के लिए लेके आया है रोशनी पब्लिकेशन का एक पूरा सीरीज, कैप्टन सीरीज, जिसके अंतर्गत हम लोग आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, हर एक चीज आपको सिखाने वाले हैं। इसके बाद आपका सेट प्रैक्टिस आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो एक कंप्लीट तैयारी रोशनी पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दी गई है। उसी श्रृंखला के हिंदी में हम लोग कंप्लीट आगे कर चुके हैं गद्य खंड का 3 चैप्टर। कितना कर चुके हैं? गद्य खंड का 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और चौथा जो है, ठीक है, गोधुली भाग 2 जो कि आपका क्लास 10th का बुक है, उसका गद्य खंड में हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम चौथा चैप्टर जो है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो पद्य खंड का जो सेक्शन है उसका भी 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके ठीक पैरेलल आपका हिंदी की बात करें तो आपका व्याकरण भी स्टार्ट हो गया है। अन्य विषयों में भी आपका जैसे संस्कृत, सोशल साइंस, इंग्लिश और साइंस, इन सभी का जो है आपका चैप्टर इसी के पैरेलल चल रहा है। तो 2026 में जब आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। हम लोग चलेंगे आज के टॉपिक पे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आज का हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग पूरा चैप्टर देखेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। ये एक ललित निबंध है और बहुत ही अच्छे लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अपने टाइम के विद्वानों में गिने जाने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो ललित निबंध है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। बच्ची के एक सवाल के जरिए उन्होंने हमको कितना कुछ बताया है, कितना कुछ इंक्लूड किया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहीं व्यंग्य किए हैं, कहीं कुछ सीरियस बात कही है, तो ये हम कंप्लीट देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम लोग लेखक परिचय भी जानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपका लेखक परिचय से कंपलसरी ही होता है। 20 से ज्यादा भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कवि लेखक परिचय से। जिस तरह हम लोग पिछले सारे वीडियो में करते आ रहे हैं, पहले आपका लेखक परिचय करेंगे, उसमें एक सिलसिलेवार तरीके से, ताकि आपको सब कुछ याद कराते जाएं, वो हम लोग एक एक करके तैयार करेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जन्म परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके जन्म परिचय की बात करें तो 1907 में आरता दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश, ठीक है, छपरा में हुआ था इनका जन्म। लेकिन ये छपरा जो है बलिया जिले में एक छपरा गांव पड़ता है, वहीं पे होता है। आरता दुबे के छपरा गांव में 1907 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर से नोटेड, ये जो छपरा है ये आपका बिहार वाला छपरा नहीं है। कभी कभी पूछ देता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस राज्य में हुआ था। किन्हीं बच्चे को अगर छपरा याद होता है ना तो वो बिहार डाल देते हैं, लेकिन कहाँ? द्विवेदी जी का जन्म हुआ था बलिया, उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में। मृत्यु की बात करें 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहां पे? 1979 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करेंगे इनकी उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, यहीं पे हम इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। इन्हें क्या पुरस्कार मिला है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो डीलिट, लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्हें डीलिट की उपाधि मिली। मोस्ट ऑफ द, एक बार अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपने बुक में भी अंडरलाइन कर लीजिएगा और यहां भी आप एक बार अंडरलाइन करके अपने कॉपी में, नोटबुक में उतार लें। डीलिट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डीलिट की उपाधि किन्हें प्राप्त हुई, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को डीलिट की उपाधि किस यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई। ये सभी क्वेश्चन हमेशा हमेशा कंपलसरी आते रहते हैं। ठीक है, तो डीलिट की उपाधि कहां मिली? लखनऊ यूनिवर्सिटी से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को डीलिट की उपाधि मिली। पद्म भूषण सम्मान इसे प्राप्त हुआ और ये कई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पे भी रहे। अब कौन कौन से? काशी हिंदू यूनिवर्सिटी, BSU, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू यूनिवर्सिटी से, शांति निकेतन और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इन 3 यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर के पद पे कार्य किए थे। तो इतना तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहां हुआ था? 1907 में छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। छपरा गांव का नाम, बलिया जिला का नाम और उत्तर प्रदेश राज्य का नाम। 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई दिल्ली में। उपलब्धियों की बात करें
तो डिलीट की उपाधि इन्हें डिलीट की उपलब्धियां मिली क्या, कहां से, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने से इन्होंने डिलीट किया, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त किया। इसके अलावा 3 जो बड़े नामी आपके यूनिवर्सिटीज होते हैं वहां ये प्रोफेसर के पद पे भी कार्य करे, जो कि आपका हो गया BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय आप बोल सकते हैं। दूसरा बात करें आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और तीसरा आपका क्या है, शांति निकेतन। तो यहां तक आई होप आपको कंप्लीट हो गया होगा। आगे बात करते हैं प्रमुख रचनाएं। किसी भी लेखक, किसी भी कवि या फिर किसी भी निबंधकार में जो मेन पोर्शन होता है ना, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में सभी मेन पॉइंट को हम लोग कवर किए हैं। तो प्रमुख रचनाओं में इनके निबंध संग्रह की बात करते हैं, इनके किसके निबंध संग्रह की बात करते हैं। तो ये है आपके अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, विचार और वीरतक, विचार प्रवाह, आलोक के पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये इनके निबंध हैं। ये इतने निबंध इन्होंने लिखे हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, विचार और वीरतक, और क्या है, विचार प्रवाह, आलोक के पर्व, ये सब इनके निबंध संग्रह है। आगे बात करेंगे, इसमें और भी है। उपन्यास की बात करेंगे तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, पुनर्नरवा और अनामदास का पोथा। क्या है, अनामदास का पोथा, ये भी आपका एक बार देख लीजिए इंपॉर्टेंट। अनामदास का पोथा और बाणभट्ट की आत्मकथा, ये दोनों आप देख लीजिएगा। बाकी सभी इसमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कहां से बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, यहाँ इस पोर्शन से आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ पॉइंट वाइज पॉइंट लिख दिया है। ये इनके निबंध है और उपन्यास, ये 4। इसके अलावा और भी आलोचना एवं साहित्य इतिहास या आलोचना, ये देखिए इनका प्रमुख पोर्शन है। एक क्वेश्चन अगर रचना के दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो कहां से अगर ज्यादा आ सकता है, ज्यादा आने की संभावना आप इनमें से 8 है। ठीक है, सुर साहित्य की रचना किसने की, ये क्वेश्चन शायद इसी साल आया था। सुर साहित्य की रचना किसने की, कबीर, नाथ संप्रदाय। ये इनकी आलोचना या साहित्य इतिहास है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास का ललित योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये सभी इनकी क्या है, आलोचना या साहित्य इतिहास। तो इसके बारे में आप एक बार जान लीजिएगा। ये सभी उनके क्या है, आलोचना एवं साहित्य इतिहास। आई होप आप यहां से 8 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8 ये, 4 आपका उपन्यास में था और आई थिंक 6 आपका 6 से 7 निबंध होंगे। कितने, 6 निबंध होंगे आई थिंक, 3 3 6 7 निबंध, 4 आपका उपन्यास और ये 8 आलोचना और साहित्य इतिहास। ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें हम लोग साहित्यिक विशेषताओं की। हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे साहित्य लिखते थे, उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में जानेंगे। बहुभाषा पंडित थी, मैंने आपको बताया था अपने टाइम के बहुत अच्छे जानकार थे, बहुत भाषाओं के जानकार थे। ये कौन कौन से भाषा जानते थे, संस्कृत पे पकड़ थी, प्राकृत पे पकड़ थी, बांग्ला और अपभ्रंश, ये 4 भाषा में पंडित थे। यानी ये इन चारों भाषाओं को जानते थे। इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं इनको आती थी। आगे बात करेंगे इतिहास, धर्म, दर्शन व आधुनिक विज्ञान में गहरी समझ थी। यानी अब देख रहे हैं भाषाओं पे अच्छी पकड़, इसके अलावा अन्य विषयों पर, इतिहास के विषय पर, धर्म के विषय पर, दर्शन के विषय पर और आधुनिक विज्ञान, यानी एक कंप्लीट पैकेज जो होना चाहिए एक लेखक की लेखनी में जो झलकना चाहिए, उन सभी के बहुत अच्छे जानकार थे। बहुत गहरी समझ थी इतिहास के बारे में, धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में और आधुनिक विज्ञान के बारे में। और उसके साथ जब इनके बहुत सारे लैंग्वेज की जब विद्या एक साथ मिलती थी तो बहुत अच्छे तरीके से ये लिख पाते थे। ठीक है, आगे बात करेंगे विचारों में तेजस्विता, भाषा में ललित। ये क्या, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये खुद एक ललित निबंध है, उसी का इंडिकेशन है कि विचारों में तेजस्विता और भाषा में ललित का इसमें बोध होता था। भारतीय संस्कृति की गहन अध्ययन वो व्याख्या, इंडियन जो कल्चर है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, उसकी बहुत गहन समझ थी और बहुत अच्छे से उनकी व्याख्या कर पाते थे। ठीक है, इसके बाद रविंद्रनाथ, तुलसी, कबीर की एकाकर छवि, यानी पुराने जो 3 कवि हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, तुलसीदास हो गए, कबीर हो गए, इनकी एकाकर छवि इनमें समाहित थी। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए रविंद्रनाथ, तुलसीदास के पास जो है धर्म की अच्छी समझ थी और बहुत अच्छे लिखते थे तुलसीदास। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर
बहुत अच्छे धर्म के जानकार, दर्शन शास्त्र के बहुत अच्छे जानकार। तो ये क्या है, ज्ञान के केंद्र थे। उसके बाद कबीर अपनी आलोचनाओं के बारे में भी जाने जाते हैं, ठीक है। उन्होंने कई धर्म संप्रदाय या जाति वर्ग इन सभी की आलोचना की, समाज में जो बुराइयां हैं उनकी आलोचना भी की। तो क्या है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन है। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। एक आकर यानी कॉम्बिनेशन। इनके पास तीनों की जो कला थी, ये तीनों के जो क्या थे, कॉम्बिनेशन थे। किनके किनके? रविंद्रनाथ, तुलसीदास और कबीर की एकांकर छवि किन में मिलती है? तो वो क्या हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में मिलती है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग इस हमारे जो निबंध है उसकी पाठ परिचय की। इसमें हमारा किस पे बात किया गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हमें क्या हमें पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो मानव की आदिम वृत्ति और सांस्कृतिक चेतना का निरूपण है। यानी मानव की आदिम वृत्ति, वो जो आदि मानव, जो पहले मानव आदि मानव थे, वो अभी किस तरह उसकी वो वृत्ति किस तरह आधुनिक समय में भी, वर्तमान समय में भी वो प्रवृत्ति किस प्रकार उसके अंदर झलक रही है, इसके बारे में बात होती है। और सांस्कृतिक चेतना का निरूपण, एवं वो बताते हैं किस तरह हमारी जो चेतना है उसको हम ऊपर उठा सकते हैं, किस तरह नाखूनों के बहाने सभ्यता संस्कृति के विकास को चित्रित किया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके बहाने उन्होंने हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो मानवों का जो विकास है उसको चित्रित किया है। कि पहले हम जानवर थे तो नाखून बढ़ते थे, अब हम जो है एक मानवता की ओर जा रहे हैं तो हम अपने क्या नाखून काटते जा रहे हैं। नाखूनों के बहाने उन्होंने सभ्यता संस्कृति के विकास का चित्रण किया है। सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और आत्मगौरव को जागृत करने वाला ये क्या है, निबंध है। मनोरंजन शैली में गंभीर जीवन सत्य का उद्घाटन, यानी आप समझ लीजिए बहुत ही मनोरंजन की तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से। और जब आपके पूरा चैप्टर पढ़िएगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपका जो है मनोरंजन शैली में इन्होंने बहुत गहरी गहरी बातें कह के चली जाएंगे। तो एक एक करके हम लोग पूरा समझेंगे। आई होप आपको ये पूरा लेखक परिचय समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके चैप्टर्स को, जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग लेखक परिचय में, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट होता है आपका ये जो चैप्टर है, वो एक बच्चे के क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। क्या होता है, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। लेखक कह रहे हैं कौन से, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा जो है हमारे, कौन, अच्छा सॉरी नलिन विलोचन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा जा रहा है कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देते हैं। काहे चक्कर में डाल देते हैं जी, क्योंकि वो कुछ कुछ ऐसा प्रश्न कर बैठते हैं जिसका मतलब जवाब शायद पिता को भी थोड़ा कम मालूम होता है। क्या होता है, कम मालूम होता है। और वो क्या कहते हैं, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। यानी अल्पज्ञ यानी कम जानने वाला, जानकारी तो होती है लेकिन अल्पज्ञ, जिनके पास थोड़ी सी जानकारी होती है, अल्पज्ञ पिता। यहाँ पिता को उन्होंने क्या अल्पज्ञ कहा है, जो उतने ज्यादा जानकारी नहीं रखते। पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। यानी वो कहते हैं कि मेरी एक छोटी बच्ची है और एक दिन वो पूछ देती है कि पिताजी बताइए ये नाखून बार बार बढ़ काहे जाते हैं, क्यों। मेरे स्कूल में हर बार उनको होता होगा, काटने के लिए बोला जाता होगा और हर बार बढ़ जाता है, तो वो कुछ फ्रस्ट्रेटेड होगी या फिर कुछ उनके अंदर जिज्ञासा होगा। वो पूछती है कि पिताजी बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो उस पर कहते हैं लेखक, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि उनका पूछना भी सही है, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप आकर उन्हें डांटा करते हैं। यानी नाखून का बहुत ही अजीब सा चीज है। हर नाखून तो एक बढ़ते रहते हैं, आज काटो कल छोड़ के परसों छोड़ के तीसरा दिन मतलब बढ़ जाएगा। और इसके अलावा बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने भी देते हैं कि अरे यार बढ़ने देते हैं, तो माता पिता उन्हें डांट लगाते हैं कि ये एक अच्छी चीज नहीं है, इट्स ए बैड हैबिट। क्या बैड हैबिट कहा जाता है कि बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप आकर अक्सर उन्हें डांट देते हैं। पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। मतलब ये जो नाखून है ऐसा क्या है जो ये हर बार बढ़िए जाते हैं, क्यों बढ़ा करते हैं। काट दीजिए वो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। यानी उसे अगर काट दीजिएगा वो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा मतलब जॉली माइंड में उन्होंने लिखा है क्या कि काट दीजिए, वो क्या है, बच्चा ये जो इतना कमबख्त है, काट दीजिए वो एक चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज अपराधी की भांति फिर से छूटते ही सेंध पर हाजिर। यानी कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनको कितना भी दंड दे दो वो फिर से अगर
किसी को जेल हो गया है और वो निर्लज अपराधी है, उसको पश्चाताप नहीं है, उसको वो जैसे ही जेल से छूटेगा वो फिर क्या अपने अपराध में लग जाएगा। ठीक है, आगे फिर से अपनी सेंध पर हाजिर, आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? आखिर ये इतने बेहया क्यों है? किनको कहा गया बेहया? नाखून को, कि ये नाखून आखिर इतने बेहया क्यों है, बेशर्म क्यों है? इसको हर बार हम लोग काटते रहते हैं लेकिन हर बार ये बढ़ते रहता है। ठीक है, कुछ लाख ही वर्ष की बात है, कुछ लाख पहले के ही वर्ष की बात है। अब ये कहाँ चले जाते हैं, एकदम पीछे चलते हैं। लेट्स रिवाइंड, अपना टाइम मशीन में बैठिए और बताते हैं कि कुछ लाख वर्ष पहले की बात है, जब मनुष्य जंगली था। क्या था? जंगली था, वनमानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। अब वहां से इसको कनेक्ट करते हैं कि कुछ लाख वर्ष पहले की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष था, तो उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थी। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान आता था। तो कुछ लाख वर्ष पहले जब मनुष्य वन मानुष था, हाला लाला हु मतलब पूरा क्या आपको कहते हैं, जंगल में रहता था, जंगल में विचरण करता था, शिकार करता था, फल कंदमूल खाता था, उसका कुछ ऐसा सिविलाइज नहीं था। उस समय क्या था, नाखून उसके लिए बहुत जरूरी था, अस्त्र का काम करता था, उसे नाखून की जरूरत थी। उसे जीवन रक्षा के लिए नाखून की बहुत जरूरत होती थी, किसी से बचाव के लिए नाखून से प्रहार करते थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। नाखून क्या थे? उसके अस्त्र थे, एवं दांत भी थे। दांत को भी वो अस्त्र के जैसा यूज करता था, लेकिन उसका जो प्राइमरी जो अस्त्र था जिससे क्विक तुरंत एक्शन कर सके, वो उसके नाखून ही थे। क्या थे? उसके नाखून ही थे, और नाखून के बाद ही दांत का स्थान आता था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था, नाखून उसके लिए आवश्यक अंग थे। तो उस समय जो है कुछ लाख वर्ष पहले जब मनुष्य वन मानुष था, तो उस समय क्या उसके लिए नाखून जो है बहुत ही आवश्यक अंग था। अब मेरे जो आवश्यक अंग है वो नाखून नहीं है। क्या है? नाखून नहीं है। आगे बात करते हैं। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। कौन? मनुष्य। मनुष्य क्या किया? नाखून से फिर धीरे धीरे शिफ्ट हुआ। वह अपने अंग से, यानी नाखून क्या था? उसका एक शरीर का ही भाग था, उसके अंग के बाहर की वस्तु का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले का में काम लेने लगा, यानी पत्थर से वो अपना औजार बनाने लगा, एवं पेड़ की डालों से अपना काम करने लगा। पेड़ की डालों से क्या बनाता होगा? तीर बनाता होगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। वो लिखते हैं अलग से कि रामचंद्र जी के जो वानर सेना थे उनके पास भी ऐसे ही अस्त्र थे, पत्थर को नुकीला करके। और फिर क्या, आपका पेड़ के जो डाल थे उससे अस्त्र बनाते थे, यानी बड़े बड़े डंटे से, या फिर अपना अस्त्र किससे? पेड़ की डालों से एवं पत्थर की ढेला से अपना क्या अस्त्र बनाते थे। यानी नाखून से वो शिफ्ट हुआ किस पे? पत्थरों पे और पेड़ की डालों पे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए बाद में। फिर और किस पे? मनुष्य ने फिर हड्डियों के भी हथियार बनाए। ये देख रहे हैं आपके इंडियन का जो है आपका कैसे अस्त्रों का विकास हुआ, उस पे थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाले। हड्डियों के भी हथियार बनाए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। क्या? इन हड्डियों के हथियार में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं का राजा का वज्र, यानी इंद्र का जो वज्र है, जो कि इंद्र का जो वज्र है उन हड्डियों के हथियार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहा जाता है। तो वज्र क्या है? हड्डियों से बना था। किससे बना था? हड्डियों से बना था। किसके हड्डियों से? जो दधीची मुनि के हड्डियों से बना था। ये जो वज्र है किससे बना था? दधीची मुनि के हड्डियों से। यानी क्या, पहले नाखून ही उसके हथियार थे, फिर शिफ्ट हुआ वो किस पे? पत्थरों पे, पेड़ की डालों पे, फिर उसके बाद हड्डियों का यूज किया। तो उसमें वो बताते हैं कि पत्थरों और डालों का जहां तक सवाल है, वो रामायण में जो वानरी सेना थी, श्री राम की जो सेना थी, वो इस प्रकार यूज करते थे। फिर हड्डियों से जो बने उसमें सबसे पावरफुल जो नाम आता है वो आता है वज्र का, इंद्र के वज्र का, जो कि दधीची मुनि के हड्डियों से बना था। किसके हड्डियों से? दधीची जो एक मुनि थे उसके हड्डियों से बना था वो अस्त्र। क्या था? वज्र था। क्या था? वज्र था। आगे मनुष्य और आगे बढ़ा। आगे क्या होता है? उसने धातुओं के हथियार बनाए। फिर क्या हुआ? मेटल पे शिफ्ट हुआ, जिसके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र से वो विजय हुए। यानी अब देखिए, नाखून से शिफ्ट हुआ, फिर पत्थर पे, फिर हड्डी पे, फिर अब क्या? धातुओं पे। धातुओं का इस तरह वर्चस्व रहा कि देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। यानी मनुष्य जब आगे प्रोग्रेस करके धातु के यानी लोहे के जब अस्त्र बनाना शुरू किया, तो उस समय देवताओं के राजाओं ने भी मनुष्य से सहायता ली, क्योंकि देवताओं के पास लोहा शायद ना रहा हो और मनुष्य के पास लोहे के अस्त्र थे। ठीक है, असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। यानी फिर अब क्या है?
आगे बात करते हैं। असुरों के पास भी बहुत सारी विद्याएं थी, बहुत सारी असुरी शक्ति थी, लेकिन उनके पास भी लोहे के हथियार नहीं थे, और कहते हैं साइड में कि शायद घोड़े भी नहीं थे। ये दोनों नहीं रहने के कारण उस समय मनुष्य भी बलवान हुआ करता था। कहा जाता है ना, कभी कभी कोई मनुष्य ऐसे हुआ करते जो त्रिलोक की विजय, जैसे रावण का जिक्र आता है, तो वो भी क्या है, मनुष्य योनि में ही थे। तो इन सभी का जो जिक्र आता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। आपका फिर पत्थर से लकड़ी, लकड़ी से फिर आपका हड्डी, हड्डी से लोहा, तो इस तरह शिफ्ट हुआ। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। अब कौन सी दोनों चीजें? आर्यों के पास थी, लोहा भी था, लोहे के औजार भी थे, और उसके साथ घोड़ा था, ठीक है। आर्य विजय हुए। वही ना जो मैंने अभी आपको बताया कि देवताओं के पास जो है लोहे के हथियार नहीं थे, असुरों के पास लोहे के हथियार नहीं थे, घोड़े भी नहीं थे, तो जिसके कारण क्या है, मनुष्य उस समय विजय हुए थे, ठीक है। आर्य विजय हुए थे। कहाँ पे? यहाँ जब भारत में आए तो भारत पे भी आर्यों ने जब आए थे तो वहां भी विजय हुए, इसलिए फिर इतिहास अपनी गति को बढ़ाता गया, इतिहास फिर आगे बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, लोहे के अस्त्र ने बाजी मार ली। यानी लोहे के अस्त्र जो मनुष्य के पास थे, उन्होंने किन्हें पराजित किया? नाग को भी, सुपर्ण को भी, यक्ष को भी, गंधर्व को भी। यानी जितने भी प्रकार के प्राणी होते हैं इस संसार में, जो भी भगवान के द्वारा रचित हुए थे, कौन कौन? नाग, सुपर्ण, यक्ष, गंधर्व, इन सभी को हराया किन्होंने? लोहे के अस्त्रों ने। लोहे के अस्त्रों ने इन सभी को पराजित किया। क्यों? क्योंकि अस्त्रों का जो है विकास आगे चल रहा था, आगे बढ़ रहा था। जो पत्थरों और लकड़ियों से जब लोहे पे शिफ्ट हुआ तो लोहे के अस्त्रों ने बहुत बड़ी बाजी मारी थी, ठीक है। इतिहास आगे बढ़ा, फिर से आगे। पतीले वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बमबर्षक वायुओं ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा, यह सबको मालूम है। फिर आगे क्या? एक नाखून जो हथियार था वो धीरे धीरे आगे बढ़कर किस कदर पहुंच गया? बंदूक तक, कारतूस तक, तोप, बम, बमबर्षक जो वायुयान है वहां तक पहुंच गया। यानी नाखून पहले जरूरी था अपनी रक्षा के लिए एज ए हथियार, इसीलिए उस समय नाखून थे, और वो हथियार का जो सिलसिला है इस तरह आगे बढ़ा, ठीक है। आगे कंप्लीट कीजिएगा। अगला, नखदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। जो नाखून है वो अब हथियार जो था, एज ए हथियार जो काम करता था, उसको छोड़ के अब जो नखदर जो मनुष्य है, जो उसके पास खुद का जो हथियार था, उसको छोड़ के अब किधर? एटम बम की ओर बढ़ चढ़ा है। पर उसके नाखून अभी भी बढ़ रहे हैं। उनके जो खुद के जो हथियार थे वो अभी भी बढ़ रहे हैं उसकी, क्योंकि बढ़ने की उसकी प्रवृत्ति है। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। यानी अभी भी प्रकृति जो है उसके अंदर जो अस्त्र है, उसका नाखून, उससे वंचित नहीं कर रही है, उसको उससे नहीं ले रही है। नाखून से छुटकारा अभी भी मनुष्य को नहीं मिल पा रहा है। अभी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। यानी अभी भी वो याद दिला रही है कि तुम्हारे जो नाखून है ये तुम्हारे अस्त्र हैं और इसे तुम भुला नहीं सकते, ठीक है। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतवलंबी जीव हो, जो हो पशु के साथ ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। मतलब तुम वही नखधर जीव हो जो नाखून को धारण किए होते हैं, वो जो नाखून का यूज करके शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे, अपनी रक्षा करते थे, कंद मूल खाते थे। कहां से? वो कहाँ है? मनुष्य का जो इनोवेशन हुआ इस तरह से, मनुष्य के क्या है, पहले भी नाखून थे और आगे भी देख रहे इसी तरह। यहाँ पे आपको पत्थर दिख रहा होगा, पत्थर से फिर आपका लकड़ी पे शिफ्ट हुआ, लकड़ी के बाद ये देखिए लोहे के हथियार, फिर आग जलाना। तो ये सब क्या है? ये प्रोग्रेस हुआ, लेकिन नाखून अभी भी बढ़ रहे हैं। प्रकृति उसे अभी भी एहसास दिला रही है कि तुम अभी भी वही नखधर जीव हो जो पशु के साथ ही सतह पर इधर उधर घूमा करते थे। जिस तरह पशु अभी इधर उधर घूमा करते हैं, उसी तरह तुम भी पहले घुमा करते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तत्किम, तब क्या? मैं हैरान होकर सोचता हूं कि मनुष्य आज अपने बच्चे को नाखून ना काटने के लिए डांटता है। तू ना सोचते हैं, कौन? हमारे जो लेखक हैं वो सोचते हैं कि भाई अभी मैं हैरान होकर ये सोचता हूं कि अभी जो मनुष्य है वो बच्चे को नाखून काटने के लिए डांटता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा, कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व किसी टाइम पे ऐसा भी होता होगा, वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटते होंगे। कि जब नाखून हथियार के तौर पर काम करता होगा तो उस समय अगर कोई बच्चा नाखून काटता होगा तो उसके माता पिता उसको डांटते होंगे, क्यों नाखून काट रहे हो, ये खत्म हो जाएगा तो बच्चों को कैसे शिकार कैसे करोगे। तो नाखून काटने पे कभी डांट पड़ती होगी। जो अभी नाखून ना काटने पे डांट पड़ती है, वो पहले नाखून काटने पे डांट पड़ती होगी, ठीक है। लेकिन प्रकृति है,
वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है यानी बढ़ाए जा रही है या जिंदा किए जा रही है, ठीक है, नाखून को बढ़ाते जा रही है। और मनुष्य है कि अभी उसे काटे जा रहा है, मनुष्य उसे काटे जा रहा है, वह कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं। कौन अंधे है? नाखून। मनुष्य रोज उसको काटता है, हमेशा हर तीसरे दिन बढ़ता है, हर चौथे दिन मनुष्य उसको काटता है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी रोज बढ़ते हैं क्योंकि वो अंधे हैं, आंख नहीं है नाखून के पास, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। वो नाखून सोच रहा है कि इन्हें मनुष्य को जरूरत है, उसे न तो वो अस्त्र अपनी रक्षा कैसे करेगा, वो अंधे, उसको नहीं पता है कि अभी उसको और भी बड़ा और ज्यादा ताकतवर हथियार मिल गया है। क्या हो गया है? और भी ताकतवर हथियार मिल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। सही बात है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए यह उसे असहाय है। लेकिन यह भी कैसे कहूं, नाखून काटने से क्या होता है? यानी मनुष्य अब नाखून को रखना नहीं चाहता है। क्या कह रहे हैं? मनुष्य अब नाखून को रखना नहीं चाहता है, यह उसे असहाय है। लेकिन यह भी कैसे कहूं वो नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटती है। नाखून का काटना इस बात को इंडिकेट करता है कि हम जो पशु थे, हम जो अविवेकपूर्ण थे, हम जो बर्बरता से जिंदगी जीते थे, ज्यादा दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचते थे, हम इस नाखून काट के उस बात को इंडिकेट करते हैं कि बर्बरता हम अपनी घटा रहे हैं, ठीक है। वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी ही हुआ है। अब एक चीज देखिएगा कि बर्बरता जो है, नाखून काट के जो इंडिकेट किया जाता है कि हम बर्बरता नहीं करेंगे, हम जो है सद्भाव के साथ आगे चलेंगे, लेकिन वो तो घटने के जगह, नाखून काटने से वो नहीं ना घटेगी, उसको घटाना चाह रहा है मनुष्य, लेकिन वह उल्टा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का कांड बार बार थोड़ी ही हुआ है। यानी वो यहाँ पे व्यंग करते हैं कि मनुष्य के इतिहास में एक हिरोशिमा वही जैसा कांड हुआ था जिसमें परमाणु हमला हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी, जो कि अनैतिक थी। क्या थी? अनैतिक। यह तो उनका नवीनतम रूप है। क्या है? यह तो उनका नवीनतम, यह बर्बरता का, किसका? बर्बरता का नवीनतम रूप है। यानी पहले जो बिना किसी की परवाह किए, पहले जो मनुष्य जो क्या बोलते हैं, घुमंतु जो होता था, घूम घूम के शिकार करता था, उस समय एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की परवाह नहीं होती थी। उसी तरह क्या है, अभी हो गया है। और यह अभी क्या है, जो परमाणु जो हमले हुए थे, ये क्या है? ये उसका नवीनतम रूप है। एक देश को दूसरे देश की परवाह नहीं थी, वहां के लोगों की परवाह नहीं थी, मनुष्यता की परवाह नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ? हिरोशिमा जैसी घटनाएं हुए। यहां से वो इसको कनेक्ट करते हैं, किसको? हिरोशिमा की घटना को यहां से वो कनेक्ट करते हैं। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता है। क्या हो जाता है? वो नाखून की ओर जब देखते हैं लेखक तो कभी कभी निराश हो जाता है। क्या होता है? ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति का जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। वो कहते हैं कि नाखून के बारे में देखते हैं तो एक चीज हमको लगता है कि मनुष्य को यह मनुष्य की यह एक वृत्ति है। जिस तरह नाखून बढ़ जाता है ना, उस तरह से मनुष्य की भी वृत्ति है कि उसकी, किसकी? मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, जितनी बार भी उसको अच्छे से, उसके मन को अच्छा करना चाहो, वह हर बार बिगड़ ही जाता है। मनुष्य की पशुता हमेशा आ ही जाती है। कहीं ना कहीं वो क्रोध हो जाता है, कहीं वो लोभी हो जाता है, कहीं ना कहीं वो बेपरवाह हो जाता है। तो इसकी ओर इंडिकेट किया है आगे। कुछ हजार वर्ष पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। यानी कुछ हजार समय पहले ये क्या है, नाखून को सुकुमार विनोदों यानी सजने संवरने में उपयोग में लाया था। वात्स्यायन के काम सूत्रों से पता चलता है। और वात्स्यायन, चूंकि मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे जानकार थे, अलग अलग धर्म दर्शन साहित्य के जो जानकार थे वहां से ये उठाए। वात्स्यायन के काम सूत्रों से पता चलता है, क्या पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जम के संवारते थे, यानी बहुत अच्छे संवारते थे। क्या करते थे? अब उसे काटने के लिए कला काफी मनोरंजक बताई गई। यानी वो काटते भी थे, बहुत डिजाइन से काटते थे। क्या करते थे? डिजाइन से काटते थे, त्रिकोण तरीके से काटते थे। एकदम नाखून को एकदम इससे बढ़ा दिया जाए। अभी भी मतलब बहुत से लोग करते हैं, अपना नाखून में डिजाइन बनाते रहते हैं। मतलब कैसा होता है वो पता नहीं। फिर वर्तुलाकार आप कहें तो अभी जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मली एक इतना बढ़ा देते थे, ये आपका क्या होता था? नाखून होता था। इस तरह एक वर्तुलाकार, चंद्राकार तो आप लोग जानते ही हैं, इस तरह चंद्राकार का एक नाखून होता था, ठीक है, चंद्राकार नाखून।
तो ये सब अलग अलग शेप में क्या करते थे, अपना नाखून को सजाते थे, उसी शेप में धीरे धीरे काटते थे। क्या करते थे, कभी त्रिभुज बना दिए, कभी वर्तुलाकार यानी एक ऐसे नॉर्मल गोल बना दिए, इसके बाद आपका चंद्राकार काटते थे। तो इस तरह अलग अलग सजाते थे अपने नाखून को, ठीक है। विविध आकृतियों में नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों को ना जाने किस किस काम आया करते थे, यानी अलग अलग आकृति में किस ना उनको नहीं पता है क्या काम आया करते थे, जो अलग अलग शेप में वो काटते थे। उनको स्थिक यानी मोम और अलग तक यानी आलता का यत्न पूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। यानी नाखून को क्या करते थे, नाखून पे मोम रगड़ा जाता था, अलता रगड़ा जाता था, उसको क्या बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता था। कब, आज से 2000 साल पहले। कितना, 2000 साल पहले। और ये कहां से पता चलता है, वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है। देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। उन दिनों जब 2000 साल पहले बड़े बड़े नाखूनों को लोग पसंद करते थे, और दक्षिणात से लोग छोटे नखों को, यानी दक्षिण के लोग जो हैं वो छोटे नाखून पसंद करते थे, और जो उत्तर भारतीय जो लोग हैं या फिर देश के जो अन्य हिस्से के जो लोग हैं वो बड़े नाखून को अलग अलग शेप में काट के रखते थे। क्या करते थे, मोम लगाते थे, अलग अलता लगाते थे। ये सब अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और कला की भी। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष में मनुष्योचित बनाया, यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। यानी अलग अलग जो वृत्तियां हैं मनुष्य की, अलग अलग अधोगामिनी वृत्ति को नीचे खींचने वाली मनुष्यों को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया, और यह बात चाहूं तो भी लेखक कहते हैं नहीं भूल सकते। यानी अलग अलग जो चीज है, अलग अलग परंपराओं को भी जीने लायक जो बनाया है वो कौन है, भारतवर्ष है। ये पूरा कंप्लीट होता है आपका ये भी पैराग्राफ। तो क्या है इसमें, वो कहते हैं पहले तो पुराना वाले को इसमें कनेक्ट किया है, उसके बाद अभी के जो 2000 साल पहले जो वात्स्यायन के कामसूत्र से नाखून को किस प्रकार सजाया जाता था उसके बारे में बात हुआ है। अगला बात करेंगे, मानव शरीर का अध्ययन करने वाली प्राणी विज्ञान का निश्चित मत है। यानी प्राणी विज्ञान का यहाँ पे जिक्र लिया गया है। क्या है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई है। यानी मानव जैसे हम कुछ सोचते रहते हैं ना तो हमारी मेंटेलिटी भी उस तरह हो जाती है, तो उसी प्रकार अगर हम कुछ करते रहते हैं ना तो हमारा अंग भी उसी तरह ढल जाता है। क्या है, सहज वृत्तियां हो जाती, उस तरह ढल जाता है। दीर्घकालिक समय तक उसकी आवश्यकता रही है, और जिसका लंबे समय तक अगर वो करते रहते हैं तो वो होते रहता है। ठीक है, अवताएं शरीर अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है, एक ऐसा गुण पैदा कर लिया कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर को अनजाने में भी अपने आप काम करती। यानी उस समय क्या था, नाखून की जरूरत थी मनुष्य को। ठीक है, तो वो क्या था, उसको नाखून बढ़ते रहते थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ने का नाखून को आदत हो गया, जो कि अब नहीं खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। नाखून का बढ़ना उनमें से ही एक है, केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, तो पलकों का गिरना चौथा है। तो इसी तरह कौन कौन सी जो आदतें हैं वो कंटिन्यू हो रही है। क्या क्या, नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना, फिर क्या दांतों का बढ़ना, ये सब क्या है आपका मनुष्य के लिए जो जीने की जो आवश्यकता थी, जो पहले जरूरी थी, वो अभी कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, और असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहा जाता है। यानी सहजात वृत्तियां यानी जो हमेशा से होते आ रहा है, अनजान स्मृतियों यानी जो हम भूल चुके हैं, उसी को ही कहा जाता है। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। क्या उदाहरण मिलते हैं, अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास छाटने की वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्तियां पहचानने का बहुत सहायता मिलेगी। पर कौन सोचता है, यानी मनुष्य इन्हीं छोटी छोटी चीजों के बारे में विचार करे, जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, जैसे कि आपके जो लेखक के जो बच्ची हैं वो जो पूछा और उस पर जब विचार किया तो उन्होंने किस तरह निष्कर्ष निकाला, तो वही कहते हैं कि इसी तरह के जो और भी आदतें हैं उस पर अगर मनुष्य विचार करे तो हमारी जो स्टार्टिंग कहाँ है, हमारे जो भविष्य क्या है, हमारी जो भविष्य बोलते हैं, हमारी जो पास्ट क्या है उसके बारे में, हमारी सभ्यता संस्कृति क्या है, वास्तविक प्रवृत्ति को पहचानने में बहुत ही सहायता मिलेगी कि हम कौन है। पर ऐसा कौन सोचता है, ऐसा कोई नहीं सोचता है। सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने का जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। यानी सोचना तो क्या, उसे पता भी नहीं चलता कि जो नाखून का बढ़ना क्या है, मनुष्य के पशुत्व का प्रमाण है कि मनुष्य एक टाइम पे पशु था। ठीक है, उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी मनुष्यता की निशानी है, और मनुष्य ने उस नाखून को काटना शुरू किया
वो मतलब ऐसा है कि वो आगे चलकर मनुष्य मनुष्य बन रहा था, यानी जो पशु था वो मनुष्य की ओर बढ़ने चला था। वो अपनी क्या है, नाखून को काटने की जो वृत्तियां है वो मनुष्यता का निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उनके भीतर ही रह गए, लेकिन उसके जो कुछ चिन्ह थे वो उसके भीतर ही रह गए, जैसे नाखून का बढ़ना। पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। मनुष्य क्या है, पशुत्व को छोड़ चुका है। उसके अंदर जो पशु की जो क्या बोल सकते हैं एक्टिविटी थी वो छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसके कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है, यानी अस्त्र शस्त्र जो बढ़ाए जा रहे हैं अभी, जो एटम बम, बहुत सारे जो अस्त्र शस्त्र जो यूज हो रहे हैं वो क्या है, मनुष्यता की विरोधनी है, यानी वो मनुष्यता नहीं है। जो नाखून जो काट के हम लोग जो इंडिकेट करते हैं कि हम लोग पशुत्व को छोड़ रहे हैं एवं मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या, अस्त्रों को बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की नहीं है, क्या है, उसकी विरोधनी है। मेरा मन पूछता है, क्या पूछता है, किस और मनुष्य किस और बढ़ रहा है? क्या क्या पूछता है, किस और मनुष्य किस और बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने के ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरा निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न कर लिया, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब एक चीज बढ़िएगा, यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि क्या वो उनके अंदर क्या क्या क्वेश्चन उठ रहे हैं कि किस और मनुष्य किस और बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। यानी अभी जो मॉडर्न जो आपके हथियार बन रहे हैं उसके कारण तो देखिए, हथियार का काटना मनुष्य का मनुष्यता की ओर बढ़ना है, ठीक है, पशुता से मनुष्यता की ओर बढ़ना है। लेकिन हथियार जब आप बढ़ाए जा रहे हैं, जो मॉडर्न हथियार हैं वो आप बढ़ाए जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक मॉडर्न हथियार बढ़ा रहे हैं, अस्त्र बढ़ा रहे हैं, और एक अस्त्र जो है जो आपके भीतर है, जो आपके नाखून है, उसे आप काट रहे हैं। तो वो कंफ्यूज है कि क्या कर रहे हैं कि मनुष्य किधर बढ़ रहा है, अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है या अस्त्र काटने की ओर बढ़ रहा है। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न कर लिया कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता का अवशेष है। नाखून हमारी पशुता का अवशेष है। मैं भी पूछता हूं, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। क्या है? ये हमारी पशुता की निशानी है। यानी हमारे समाज में, हमारी इस दुनिया में अस्त्रों एवं शस्त्रों की जो होड़ चली है, जो अलग अलग परमाणु बम बना रहे हैं, कोई हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, तो वो जो होड़ चली है वो क्या है, हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी में इंडिपेंडेंट शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्याहत है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा की गई तो देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। यानी अंग्रेज लोग जब इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे तो देसी जो हिंदी के जो पत्रकार थे वो स्वाधीनता की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या कहते हैं कि किसी के अधीन ना होना या किसी का अधीनता का अभाव, किसी के। पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। क्या होता है स्वाधीनता का शब्द? क्या है? अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद ही भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सकता? क्या है? अनधीनता, सॉरी, इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सकता? ये आपका क्या है, क्वेश्चन उठता है आपका। उसने अपनी आजादी, ओहो, चलिए आगे बताते हैं। उसने अपनी आजादी के जितने भी नामांकन किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन है। स्व का बंधन मतलब खुद का बंधन है। इसमें एक बहुत गहरी बात लेखक कह के जाते हैं कि हम क्या है, अपने ही बंधन में बंध चुके हैं, हम अपने ही मेंटेलिटी में बंध चुके हैं। यह क्या संयोग की बात है, यह हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर याद आती है, सहज वृत्ति, यानी जो हम करते रहते हैं वो हमारी आदत हो जाती है। क्या हो जाती है? आदत हो जाती है। अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावता हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे नेता जो हैं, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, जिसे हमारे लेखक स्वराज कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे नेता और विचारशील नागरिक जो बुद्धिजीवी थे हमारे देश के, वो सोचने लगे इस देश को सच्चे अर्थों में सुखी कैसे बनाया जाए। आगे इसका जवाब भी है। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सब पहली बार सोच रहे हैं। हमारे इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या का नाना भाव से और नाना पहलू से विचार किया गया है। यानी हमारा देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हमारी पशुता को कैसे खत्म किया जाए, ये पहली बात नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। इतिहास में, हमारे शास्त्रों में बहुत सारी
इस तरह की समस्या का निदान भी लिखा गया। अलग अलग शास्त्रों में इसका क्या है, समस्या का निदान लिखा गया। आगे बताते हैं, हम कोई नौसिखिए नहीं है, हम कोई नया नवेला नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए, यानी कहीं पे एकाएक आ गए। हमारी भी एक सभ्यता है, हमारी भी एक प्रगति है, हम भी कुछ सीखते हुए यहाँ तक आए हैं। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल। हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है वो क्या है, महिमामयी है, वो बहुत अच्छी है। उत्तराधिकार विपुल, यानी हमारे जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, शुरू से लेकर हमेशा हमारे जो उत्तराधिकारी रहे हैं वो बहुत ही विपुल रहे हैं, बहुत ही अच्छे रहे हैं। और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने को प्रेरणा देती है। क्या करती है, अनजाने में भी ये सारी बात एक खास दिशा में सोचने को प्रेरणा देती है। यह जरूरी है कि परिस्थितियां बदल गई है, यह जरूरी है कि परिस्थितियां बदल गई, यानी देखिए अभी वो वाला टाइम नहीं रहा है कि आपके जो विपुल संस्कार या फिर जो हमारे जो सभ्यता थी, ठीक है, वो परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, यानी टाइम चेंज हो गया है। लेकिन पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है, यानी जो हमारी मूल समस्या, इस संसार की जो मूल समस्या है वो ज्यादा चेंज नहीं हुई है। टाइम चेंज हुआ है लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम है वो अभी चेंज नहीं हुआ है। भारतीय चित्त जो आज भी अनाधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वो हमारे दीर्घकालिक संस्कारों का फल है। यानी किसी के अधीन ना होना ये एक अलग चीज है, लेकिन खुद के अधीन होना, खुद को जानना, ये एक अच्छी चीज है। और ये क्या है, हमारी दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। यह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। क्या है, खुद के ऊपर का बंधन, ये हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। क्यों? क्योंकि जब हम खुद को संभालेंगे एवं खुद को अच्छा से रिप्रेजेंट करेंगे या खुद को अच्छे से अच्छा व्यक्तित्व में लाएंगे, तो वो क्या है, ये हमारी संस्कृति की जो है विशेषता है। इसमें क्या है, खुद पे ध्यान देने की बात कही गई है। ठीक है, स्व का बंधन है, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, या पिछले स्लाइड में हम लोगों के द्वारा कहा गया था क्या, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता। इसमें क्या है, स्व का बंधन। स्व का बंधन यानी खुद का क्या करना है, आपका विकास करना ही हमारा क्या है, लक्ष्य है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि कुछ हमारा पुराना है, मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है सब कुछ हमारा विशेष है, हमें उससे हम चिपटे ही रहे। यानी अब वो कहते हैं कि ठीक है, हम ये भी नहीं कह रहे कि हमारी जो पुरानी जो कुरीतियां हैं उससे हम लोग चिपके रहें। क्या करें, चिपके रहें, चिपटे नहीं, यहाँ पे चिपके होगा, चिपके ही रहें। यानी हम अपने पुराने चीजों से ही, जो हमारी कुरीतियां हैं उससे भी चिपके रहें, हम ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यानी जरूरी नहीं कि हम हमेशा पुराना ही कहें। हमारी संस्कृति, सभ्यता बहुत अच्छी थी, संस्कृति बहुत अच्छी थी, हम उसको अपडेट करें, जो उसकी कुरीतियां हैं उसको छोड़ें और जो उसके अच्छे चीजों हैं वो अपने अंदर ले। आगे इसमें बात कहा भी गया है क्या, मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं। वो कहते हैं कि जो है, हमें फिर से वही कहूंगा कि क्या है, जो पुरानी जो चीज है, पुरानी जो अच्छी चीज है, पुरानी जो सभ्यता संस्कृति से जो अच्छी चीज हुई उसे अडॉप्ट कीजिए और उसमें नया जो क्या अच्छा हो सकता है उसे अपने अंदर ढालिए। अब देखिए कालिदास ने भी कहा है, क्या कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। जो भी आपके पुराने जो परंपरा है वो जरूरी नहीं सभी अच्छे हों, लेकिन हाँ बहुत सारे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सब नए खराब भी नहीं होते। अब वही किन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि अरे आप नए हैं क्या, ये सब कुछ है, लेकिन हाँ क्या है, आपका सब नए खराब भी नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, क्या जो लोग अच्छे लोग होते हैं वो दोनों जांच परख कर लेते हैं, क्या अच्छा है क्या खराब है। जो हितकर होते हैं उसे ग्रहण करते हैं, जो अच्छा होता है उसे ग्रहण करते हैं, और जो मूढ़ लोग होते हैं वो दूसरे के इशारे पे भटकता रहता है, वो दूसरे की सोचते हैं। कोई कह दिया कि नहीं पुराना वाली जो चीज है, पुरानी जो संस्कृति है, पुरानी जो सभ्यता है वो अच्छी थी, या पुरानी ये चीज है जो ज्यादा अच्छी है, तो वो उसी पे अटके रह जाते हैं। ठीक है, और दूसरे के इशारा पे कोई अगर किसी नए चीज को अच्छा कर दिया तो क्या करते हैं, वो उस पे चले जाते हैं, तो वो शिफ्ट होते रहते हैं, दूसरे को ओपिनियन पे चलते रहते हैं। जो लोग भले लोग होते हैं वो दोनों खुद से जांचते हैं, परखते हैं और उसे अपनाते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात को सोच लेनी होगी और
अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। यानी पहले से अगर कोई चीज हमारी सभ्यता संस्कृति है वो अगर हमारे हितकर है, अगर उसी में से सब कुछ निकल गया तो इससे अच्छा कोई बात नहीं होगी ना। अगर हमें किसी की आवश्यकता है, किसी चीज की आवश्यकता है और वो अगर हमारे पास पहले हो तो उससे ज्यादा अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है। आगे बात करते हैं। जातियां इस देश में अनेक आई, लड़ती झगड़ती भी रही, फिर प्रेम पूर्वक बस गई। सभ्यता की नाना सीढ़ियां पर खड़ी और नाना मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। ठीक है, बहुत सारी जातियां हमारे देश में आई, ठीक है, और सभी आई तो लड़ी झगड़ी भी, ठीक है, लड़ाई झगड़े भी हुए एवं फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। और फिर क्या हुआ, उन सभी के लिए एक सामान्य धर्म भी कोई सहज बात नहीं थी। सभी एक सभ्यता एक संस्कृति के साथ चले, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एक जगह रहने वाले लोग एक तरह से संस्कृति में ढल ही जाते हैं। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार के इस सहायता को सुलझाने की कोशिश की, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्षों और समस्त जातियों का एक समान आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधन में अपने को बांधना। यानी भारत के जो ऋषि मुनि थे, भारत के जो ऋषि ने अनेक प्रकार से इस सहायता को सुलझाने की कोशिश की। यानी बहुत सारे जो धर्म, हमारी जो विविधताएं जो पहले से व्याप्त थी उसको सुलझाने की कोशिश की और बहुत सारे उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त भी किया, पर सभी चीज को वो कवर नहीं कर पाए। सभी वर्षों और समस्त जातियों का एक समान आदर्श भी था, पर वह अपने ही बंधनों से अपने को बांधना, इन सभी का जो एक आइडियल चीज था। बहुत सारी चीज को सुलझाए, लेकिन इन सभी में एक जो कॉमन था, क्या था, वह अपने ही बंधन में बांधना, यानी खुद को बेटर करना। ठीक है, मनुष्य पशु को किस बात से भिन्न है, मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है, आहार निद्रा पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं। यानी फिर से वही मनुष्य को और पशु को कनेक्ट किया जा रहा है कि मनुष्य और पशु एक दूसरे से कैसे अलग है, सोता भी उसी तरह है। ठीक है, मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है, खाता भी मनुष्य है, खाता पशु भी है। तो जैसे अन्य प्राणियों के लक्षण है वैसे मनुष्य के भी लक्षण है, लेकिन फिर भी वह पशु से भिन्न है। मनुष्य और पशु दोनों अलग है। कैसे अलग है, उसमें संयम है। मनुष्य में क्या है, संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। यानी पशु और मनुष्यता में किस प्रकार भेद है, अभी से देखिए आपका धीरे धीरे क्लियर हो गया। जो आपका पुरानी से जो नाखून जो इशारों में बात चल रहा था, अब यहाँ पे क्लियर हो रहा था कि मनुष्य में क्या है, संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। क्या है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ये सब क्या है, मनुष्यता की लिखानी है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्दित बंधन है। यानी मनुष्य जो स्वयं से जो उद्दित जो बंधन है, मनुष्य का जो स्व का बंधन है, उसी का ये सब परिणाम है। इसलिए मनुष्य झगड़े टांटे को अपना आदर्श नहीं मानता। मनुष्य झगड़ा झंझट करने में अपना आइडियल नहीं है। गुस्से में आकर वह चढ़ दौड़ने वाले अविवेकों को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचार को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। यानी मनुष्यता क्या है, वो यहां से लेके आपका यहां तक उन्होंने समझाने की कोशिश की है। हमारे जो लेखक हैं वो मनुष्य और पशु में क्या भेद है, यहाँ से उनमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं से उद्भवित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टांटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकों को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर के किए गए और सत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति, वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं, हुआ मनुष्य मात्र का धर्म है। ये क्या है आपका, यहाँ तक आपको समझाने की कोशिश की कि मनुष्यता क्या है। आगे और एक श्लोक भी आएगा आई थिंक आपका, महाभारत में इसलिए निर्वरो भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का एक सामान्य धर्म कहा गया है। यानी महाभारत में क्या कहा गया है, निर्वैर भाव यानी किसी भी से भी बैर ना करना, सत्य और अक्रोध यानी किसी से भी क्रोध ना करना, इन सभी वर्णों का एक समान धर्म कहा जाता है। क्या कहा गया महाभारत में, यहाँ कहा एतदी विततम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत निर्विरोता महाराज सत्यम क्रोधा एव च। अब इसमें क्या है, धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा जाता है भारत, यानी धृतराष्ट्र को कहा गया। भारत किसे कहा गया है, धृतराष्ट्र को कहा गया है। किसे कहा गया, धृतराष्ट्र को। एक मिनट, भारत क्या किसे कहा गया, धृतराष्ट्र को कहा गया। क्या कहा, अब ये पूरा श्लोक का क्या मतलब है, एतदी विततम श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत,
यानी ये तीन चीज क्या है, मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। क्या करता है, मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। क्या, निर्विरोधता यानी निर्विरोध, किसी से मतभेद या विरोध ना होना। महाराज यानी फिर से वही धृतराष्ट्र को कहा जाता है। और सत्यम क्रोध एव च, यानी सत्य बोलना एवं क्रोध से दूर रहना, यह मनुष्य की निशानी है। एततिम विद्या श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत, यानी सभी मनुष्य के अंदर ये तीन चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये तीन चीजें होनी चाहिए। आगे बात करेंगे हम लोग। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। अब इन तीन चीजों के अलावा दानशीलता को भी इसमें ऐड किया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यानी गौतम यानी कौन, महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ को कहा गया है। गौतम ने ठीक ही कहा है, गौतम ऋषि भी हो सकता है, कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह अपने सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, सुख दुख को अपने सिंपैथी के साथ देखता है। वह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। यानी खुद से खुद का बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया। यानी हमारी जो परंपरा थी, जो स्व का बंधन था, जो हमारी क्या थी, अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। यानी अहिंसा, सत्य, अक्रोध, ये क्या था, हमारी जो भाषा थी, ये भाषा के जरिए हमारे साथ अभी भी आ गया है। ठीक है, और ये क्या है कि अनजाने में ही हमारी भाषा के साथ यह भाव रह गया कि हमारा जो है, हमारी जो मनुष्यता किस में है। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, और आदमी है कि सदा उसे लोहे लेने के लिए कमर कसे है। कि अज्ञानता हमेशा क्या है, इंसान को पछाड़ता है। अज्ञानता हमेशा इंसान की ओर घेरा लगाए हुए होता है, लेकिन इंसान भी उसे डटकर उसका सामना करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, फिर से एक नया क्वेश्चन, एक नया पैराग्राफ है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं, क्या कहते हैं, कि वस्तुओं की कमी है और मशीनों बैठाओ और उत्पाद बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। वो कहते हैं कि मनुष्य सुखी कैसे होगा, वो कहते हैं भौतिकता रहो। क्या, वस्तुओं की कमी है, ये सामान आ जाएगा तो मनुष्य सुखी हो जाएगा, ये हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा, फैक्ट्रियां आ जाएगी तो सुखी हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे तो सुखी हो जाएगा। ये सभी क्या कहते हैं, नेता कहते हैं। मशीनें बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ। क्या करो, जीडीपी बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। यानी बाहरी जो उपकरण है, जो हमारी जो भौतिकता है, जो हमारी मशीनरी है, उसकी ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, अब ये बूढ़ा किसकी बात की गई, ये महात्मा गांधी की बात की गई। आगे इसमें आपको इस लाइन में पता चलेगा। एक बूढ़ा था, उसने कहा था, क्या कहा था, बाहर नहीं भीतर देखो, स्व का बंधन। फिर से वही, बाहर नहीं भीतर देखो। बाहर से नहीं आपको सुखी मिलेगा, आप अपने अंदर सुखी रहो, अपना अंदर सुख पहचानो। बाहर नहीं भीतर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्य को हटाओ यानी झूठ को हटाओ, क्रोध और दोष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। यानी सुख कैसे मिलेगा, नेता लोग, बड़े बड़े जो लोग हैं वो इस तरह कहते थे कि अपना मशीनरी लाओ, ज्यादा पैसा कमाओ। लेकिन एक बूढ़ा था, वो ये सब बातें कह गया। उस श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। दूसरों के लिए ना सोचना पशु की प्रवृत्ति है, एवं दूसरे के बारे में स्व का बंधन सोचना किसका, मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं, बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई, किसे, बूढ़े को। किसे गोली मार दी गई, बूढ़े को। यानी महात्मा गांधी की बात की गई यहाँ पे। क्या, उस बूढ़े की बात भले किसी को अच्छी लगी या नहीं लगी, लेकिन उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। यानी मनुष्य की जो पशुता थी वो उस समय भी हावी हो गई है। किस पे, उस बूढ़े पे हावी हो गई, उसे गोली मार दिया गया। दूसरे के बारे अच्छी है। मैं हैरान होकर सोचता हूं कि बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्यता का वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। वो हैरान थे कि वो बूढ़ा जो था, वो महात्मा गांधी जो थे, वो कितनी गहराई में जाकर मनुष्यता की वास्तविकता एवं चरितार्थ का पता लगाया था।
आगे बात करते हैं। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाए। अब यहाँ पे कहते हैं कि कोई ऐसा दिन भी आएगा जब मनुष्य के नाखून बढ़ना बंद कर देंगे। जब हम लोग हमेशा काटते रहेंगे तो नाखून को एक बार पता चलेगा कि इसको अब हमारी जरूरत नहीं है, कि बढ़ जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य की आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूछें झड़ गए। यानी कहते हैं कि जब पशुओं में जब पूछे थी तो मानवों में भी जरूर पूछे रही होंगी, लेकिन उसकी आवश्यकता जैसे जैसे धीरे धीरे खत्म हुई, उसकी पूछें झड़ गई। तो प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि हम भी नाखून की आवश्यकता अब हमें नहीं रही है, तो ये भी धीरे धीरे क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। उस दिन मनुष्य को पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। यानी उस दिन क्या है, मनुष्य की पशुता भी खत्म हो जाएगी। और ये आशा करते हैं कि तब तक कि एक दिन ऐसा भी होगा जो मनुष्य मरणास्त्रों यानी ऐसे अस्त्र जिससे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, जो हानिकारक जो अस्त्र हैं, जो इतने सारे अस्त्र शस्त्र जो मनुष्य ने बनाया है, उसके भी प्रयोग बंद कर देगा। यानी मनुष्य मनुष्यता को जिएगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चे को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन से अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है, और उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्य तत्व की तकाजा यानी मनुष्य तत्व का फर्ज है या उसका काम है। क्या है, अस्त्रों शस्त्रों को बढ़ाना मनुष्य की अपनी इच्छा है, लेकिन उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्य तत्व की यानी मनुष्य के अंदर जो प्राणी बैठा है, मनुष्य के अंदर जो जीव है, जो मनुष्यता है, उसका क्या है, लक्ष्य है। किसका क्या लक्ष्य है कि उसकी बाढ़ को यानी जो अस्त्रों शस्त्रों की बाढ़ को रोकना किसका, मनुष्य तत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है, वो पशुत्व की निशानी है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वभाव है। तो मनुष्यता और पशु की ये एक आपका डिफरेंस यहाँ पे बताया जा रहा है। बच्चे यह जाने तो अच्छा होगा कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आखिरी पैराग्राफ है आपका, सफलता और चरितार्थ में अंतर है। क्या कहते हैं, सफलता और चरितार्थ में अंतर है। यानी देखिए आपका यहाँ से जो शुरू हुआ था, इस बात को कनेक्ट किया कि मनुष्य को सुखी कैसे मिलेगा, वो कैसे सफल होगा, तो वही कहते हैं कि सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों का बाहुल्य से उस वस्तुओं को भी पा सकता है जो उसे बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे सकता है। यानी मनुष्य जो है, जो लड़ाई करता है कि हमें इतना अधिक धन प्राप्त होगा, हम ये राज्य जीत जाएंगे, हम क्या करेंगे, मेरा देश इसमें मिल जाएगा, ये क्या है, मनुष्य मरणास्त्रों का संचयन से अपने बाह्य जो उपकरण है, वो और सारे जो संसाधन है, उस पर कब्जा जरूर कर सकता है। क्या कर सकता है, कब्जा भी जरूर कर सकता है, और उसे सफलता का नाम दे देगा कि मेरे अंडर इतना बड़ा एरिया पड़ता है। लेकिन मनुष्य के चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने और सबके मंगल के लिए निःशेष भाव दे देने में है। यानी लेकिन मनुष्य का जो वास्तविक जो चरितार्थ है, मनुष्य की जो मनुष्यता है, वो किसमें है, प्रेम में है, मैत्री में है, यानी मित्रता में है, त्याग में है। ठीक है, अपने और सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देना है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य का उस अंध सहजता वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन की सफलता ले आना चाहता है। यानी वो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के अस्त्र को बढ़ाने की उस वृत्ति के समान है। वो उसको ये याद दिलाता है क्या, कि अभी भी तुम पशु ही हो। अंध सहजता वृत्ति का परिणाम है जो उसकी जीवन में सफलता ले आना चाहती है। कौन सी सफलता, जो भौतिक सफलता है, जो भौतिक सफलता है, उसे काट देना उसके स्वनिर्धारण आत्मबंधन का फल है। और उसे काटना यानी हमारे अस्त्रों का त्याग करना, हमें क्या, शांति से रहना, उसका क्या है, स्वनिर्धारण यानी आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। ठीक है, ये पूरा आपका कंप्लीट होता है। और नाखून के बारे में वो एक छोटा सा बात कह के निकल जाते हैं, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यहाँ पे एक आशा के साथ वो यहाँ पे इस कहानी अपने निबंध को खत्म करते हैं कि नाखून बढ़ने हैं तो बढ़े, लेकिन जो मनुष्यता है, जो बुरी शक्ति है इस दुनिया में, जो वो भले ही अपनी शक्तियों को बढ़ाए, अपनी अस्त्रों शस्त्रों को बढ़ाए, नाखून बढ़ना है तो बढ़े, लेकिन जो हमारे अंदर की जो मनुष्यता है वो हमेशा जिंदा रहेगी, वो इसे कभी बढ़ने नहीं देगी। यहाँ से आपका पूरा ललित निबंध खत्म हो जाता है। आई होप इस छोटे से नाखून के जरिए किन किन बड़े बड़े बातों का इसमें हमारे लेखक जो हैं उन्होंने इसका बताया है। क्या है लेखक हमारे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने
कैसे एक छोटे से पॉइंट से लेके एक बड़ा बड़ा जो टॉपिक है जो आपका समझाया है कि मनुष्यता क्या है, मनुष्य में स्व का बंधन क्या है, मनुष्य कैसे दूसरे जीवों के लिए जी सकता है, मनुष्य पशु और मनुष्य में क्या डिफरेंस है, मनुष्य कैसे मनुष्य है, तो इन सभी के बारे में बताया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा ललित निबंध अच्छे से समझ में आया होगा और इसका हम जल्द ही क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी लाने वाले हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज आने वाला है वो क्या आएगा, आपका एक प्रॉपर लाइव सेशन के जरिए आएगा, जिसमें आप बच्चों का जो हमारा जवाब, बच्चों का जो जवाब होगा वो भी हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा। तो एक बार हमारे फिर से वही रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा जो हमारे बुक हैं, आप इसे भी जाके परचेज कर सकते हैं, ताकि आप और अच्छे तरीके से पढ़ सकें। इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे ही हमने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया है, हिंदी में आपको एज इट इज आपको पूरा चैप्टर मिलेगा, उसका क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन विथ आंसर दोनों साथ में मिलेगा। उसके जो आइडियल आंसर है, चूंकि अगर जब आप एग्जाम में आंसर राइटिंग करने जाते हैं, आप अगर अच्छे से लिख के आएंगे तो आपका अच्छा मार्क्स भी बनेगा। बात करें संस्कृत और इंग्लिश वाले बुक की भी, तो उसमें भी आपका क्या है, जो भी आपके चैप्टर्स हैं उसका हिंदी में भी रूपांतरण दिया गया है। जैसे आपका अगर इंग्लिश का बुक है तो इंग्लिश का जो इंग्लिश वाला पैराग्राफ है वो इंग्लिश के साथ उसका हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो भी दिया गया है, उसका क्या मीनिंग होता है। संस्कृत का भी सेम इसी तरह किया गया। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। यही चीज आपका क्लास 11th एवं 12th के लिए कैप्टन दिगंत और रेनबो भी है। हमारा 10th का क्वेश्चन बैंक और क्रैश कोर्स भी है, आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट एवं अमेजोन पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप इसे अपने नजदीकी बुक स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।